हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम अपना प्रॉपर्टी असेसमेंट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो मैं एक बार बैकग्राउंड आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम मेनली डिस्कस कर रहे थे कि हमको अपने प्रपोजल में क्रेडिट असेसमेंट किस तरह से करनी है। तो क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फाइनेंशियल एंगल में और एक प्रॉपर्टी एंगल में। अब जो प्रॉपर्टी एंगल है पहले हम वो डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम फाइनेंशियल एंगल पे आएंगे। तो जो लास्ट टू वीडियोस मैंने प्रॉपर्टी असेसमेंट में बनाई थी उसमें मैंने टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लोन टू वैल्यू रेशियो कवर करी थी। तो प्रॉपर्टी टाइप में मैंने आपको अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज जो बैंक मॉर्गेज करता है उनके बारे में अपडेट किया था। और जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसमें बेसिकली मैंने बताया था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज पे बैंक अपने क्या क्या कंफर्ट लेवल बना के चलता है। तो उनको लोन टू वैल्यू रेशियो का नाम दिया था हमने। तो जो ये वाली वीडियो में हम अपना बेसिकली डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, बेसिकली ये है क्या चीज टेक्निकल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। टेक्निकल पार्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टेक्निकल पार्ट होएगा, फर्स्ट पार्ट होएगा प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू में आगे चल के डिस्कस करूंगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ये दोनों पार्ट्स हम अब इसी लेक्चर में कवर करेंगे। जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली वो क्या चीज है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, पहले तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है हमें। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन क्या चीज है। तो फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है। मिस्टर ए अपना मुंबई में कहीं रहता है। तो मिस्टर ए का एड्रेस प्रूफ क्या है उसका, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। वैसे तो और भी एड्रेस प्रूफ होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। अब आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ होने का क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में, कि जब मैं इस पर्सन का आधार कार्ड को पकड़ूं और आधार कार्ड में इसका एड्रेस, जो इसका एड्रेस गिवन है, एड्रेस को रीड करूं, तो सिर्फ उसके एड्रेस को देख देख के ही मैं उसके घर तक, उसके हाउस तक या उसके रेजिडेंस तक जहां पर वो रहता है वहां तक पहुंच पाऊं, रीचेबिलिटी हो मेरी सिर्फ उस एड्रेस को पढ़ के। अगर मान लो आधार कार्ड में किसी पर्सन का एड्रेस लिखा है कि मिस्टर ए लिविंग इन मुंबई या लिविंग इन शास्त्री नगर मुंबई, तो शास्त्री नगर में तो कितने ही मिस्टर ए हो सकते हैं। ये शास्त्री नगर में हमें क्या पता कि मिस्टर ए कौन सी गली में रहता है या कौन सा घर है या कौन सा फ्लोर है उसका। और इसी तरह से पूरे मुंबई भी इतना बड़ा है और उसमें और भी कई तरह के इस तरह के मिलते जुलते नाम के एरियाज हो सकते हैं। तो जो उसका मिस्टर ए का एड्रेस है वो इस तरह से ब्रीफ होना चाहिए, इस तरह से अपडेट होना चाहिए आधार कार्ड में कि मैं उसको पढ़ूं और मैं उसके घर तक पहुंच जाऊं। तो सही मायने में वो एड्रेस प्रूफ होता है किसी पर्सन का। अब ये तो था एक पर्सन का, इंडिविजुअल का एड्रेस प्रूफ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर्टी है जो बैंक मॉर्गेज कर रहा है अपने पास गिरवी रख रहा है, उस प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रूफ क्या है। प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रूफ क्या है, ताकि कल को अगर वो लोन खराब हो जाए और बैंक को ये प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाए तो बैंक उस प्रॉपर्टी तक पहुंच पाए कि भाई ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है, इसी प्रॉपर्टी को बंदे ने हमारे पास मॉर्गेज किया था। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो सबसे प्राइमरली एड्रेस प्रूफ किसी भी प्रॉपर्टी का होता है वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही होती है। वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही होती है जो उसका एड्रेस प्रूफ होता है प्रॉपर्टी का। अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर मैं आपको किसी प्रॉपर्टी की सेल डीड, रजिस्ट्री मींस सेल डीड या रजिस्ट्री की कॉपी पकड़ा दूं कि लो भैया ये लो आप प्रॉपर्टी की सेल डीड या ये लो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, और मेरे को इस प्रॉपर्टी तक पहुंचा दो कि भाई साहब ये रजिस्ट्री की मदद से आप मेरे को इस प्रॉपर्टी तक पहुंचा दो, तो वो प्रॉपर्टी उस रजिस्ट्री की मदद से आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। आइडेंटिफिएबल मींस कि उस रजिस्ट्री की मदद से हम पता लगा पाए कि भाई ये इसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है और किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं है। तो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट्स, फ्रॉड इंसिडेंट्स हुए हैं सरकारी बैंकों में भी और प्राइवेट बैंक्स में भी। जब क्या हुआ कि बैंक्स ने प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन वाले मैटर पे ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ कि एक क्लाइंट ने बैंक को प्रॉपर्टी दिखा दी कि भाई ये घर वाली प्रॉपर्टी है मेरी, ये मैं आपको गिरवी रख रहा हूं। तो बैंक ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि रजिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन थी कि नहीं थी, और जो प्रॉपर्टी, जो टेक्निकल टीम वाला बंदा था, आउटसाइड वेंडर था, वो भी क्लाइंट से कह लो मिला हुआ था इस चीज के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि एक शमशान घाट के पास वाली प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज कर दी रियलिटी में, और रजिस्ट्री थी शमशान घाट वाली प्रॉपर्टी की, और दिखा दिया बैंक को लोन लेने वक्त कि ये मेरा घर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ।
और जब वो लोन खराब हुआ और जब बैंक उसके ऊपर कोर्ट केस किया कि हाँ भाई इस लोन के पैसे रिकवर करने, हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, तो जब वो प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन करने गए तो वो घर वाली प्रॉपर्टी तो उसकी निकली फ्री, कि घर वाली प्रॉपर्टी तो उसने दी नहीं थी और वो रजिस्ट्री थी किसी और ही प्रॉपर्टी की। तो अगर आइडेंटिफिकेशन में आपकी गलती हो गई तो फिर आपको बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा इस चीज के अंदर। तो अभी जब प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रूफ की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी के एड्रेस प्रूफ की कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को हमने मॉर्टगेज करना है और ये रजिस्ट्री हमारे पास आ गई है प्रॉपर्टी की, तो उस रजिस्ट्री में क्या क्या मेंशन रहता है? प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है या सेल डीड होती है, उससे हम प्रॉपर्टी का कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ की है? उसमें क्या गिवन होता है? उसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस गिवन होता है, प्रॉपर्टी का एड्रेस गिवन होता है, प्रॉपर्टी की डायमेंशंस गिवन होती हैं। डायमेंशंस मींस कितने बाय कितने की प्रॉपर्टी है, लेंथ और विड्थ कितनी है, कितने बाय कितने की प्रॉपर्टी है, और उसकी उसने डायरेक्शंस दी होती हैं, डायरेक्शंस दी होती हैं। डायरेक्शंस मींस के प्रॉपर्टी की चारों दिशाओं में, यानी कि ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साउथ साइड क्या क्या है, ठीक है। तो इनकी मदद से हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरली। मैं वर्ड बोल रहा हूं प्राइमरली, कि प्रॉपर्टी अगर आपकी इस तरह से आइडेंटिफाई होगी सिर्फ रजिस्ट्री से, तो उससे अच्छी प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर रजिस्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो और भी तरीके होते हैं, वो स्टेट वाइज डिफर करते हैं कि हर एक स्टेट में जैसे जैसे कोई अथॉरिटीज बनी होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो तरीके डिफरेंशिएट कर जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करने के। बट प्राइमरली आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने से पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक सैंपल सेल डीड का फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा, कि जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि सेल डीड में एक्चुअली में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सैंपल सेल डीड का फॉर्मेट है मेरे पास। तो ये देखिए, डीड ऑफ एब्सोल्यूट सेल, तो ये तो स्टैम्प पेपर पे होती है, बेसिकली आपको आइडिया है ही इस चीज का। तो देखिए इस चीज में मेंशन है कि ये डीड जो एब्सोल्यूट सेल की इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे ऑफ दिस ईयर बिटवीन, कौन है प्रॉपर्टी ओनर, प्रॉपर्टी ओनर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और जो सॉरी ये तो सेलर का नाम है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसका पैन नंबर डाला हुआ है, उसका रिलीजन वगैरह डाला हुआ है, उसका एड्रेस वगैरह डाला हुआ है जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को। उसके बाद जो बायर है, परचेजर है, उसके बारे में मेंशन है कि किसने प्रॉपर्टी बाय की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो आपके लोन में गारंटर जरूर होना ही होना चाहिए। तो आपको प्रॉपर्टी ओनर का नाम मैंडेटरली पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा प्रॉपर्टी ओनर है जो आपको प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल आगे इन्होंने देखो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स दी हुई है, वेयर एज द सेलर इज एब्सोल्यूट ओनर एंड इन पोजेशन, पोजेशन मींस उसके पास फिजिकल कस्टडी है प्रॉपर्टी की, एंड एंजॉयमेंट ऑफ पीस ऑफ पार्सल ऑफ लैंड। अब देखिए प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ गई, लैंड मेजरिंग अबाउट, उसका कितना एरिया है प्रॉपर्टी का, और देखो उसका एड्रेस आ गया प्रॉपर्टी का, सिचुएटेड इन आरएस प्लॉट नंबर। अब उस प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर आ गया कि मान लो प्लॉट नंबर 15 है प्रॉपर्टी का। अब आप मौके पे जाके देखेंगे, साइट पे जाके देखेंगे, एक्चुअल वहां पे देख लीजिए कि वहां पे एक्चुअल में प्लॉट नंबर 15 लिखा भी हुआ कि नहीं लिखा हुआ। अगर वहां पे मान लो ये प्लॉट नंबर 15 है, वहां पे लिखा हुआ प्लॉट नंबर 20 है, तो वो प्रॉपर्टी इसका मतलब सेपरेट हो गई और ये रजिस्ट्री सेपरेट हो गई, ठीक है। रिकॉर्डेड इन खैतानी नंबर एंड एलआर, ये स्टेट वाइज डिफरेंस करते हैं कि सरकार ने किस तरह से प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करे हुए हैं। तो वो अलग अलग, जैसे पंजाब में जमाबंदियों में या कॉर्पोरेशन के पास रिकॉर्ड होता है तो उनके अलग खाता नंबर या खसरा नंबर डाले होते हैं। तो ये स्टेट वाइज डिफरेंस करता है कि कौन सी सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी। तो उसके बाद लिखा है कि वाज सेल्फ अक्वायर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी डिसीज्ड फादर ऑफ द सेलर एंड ही परचेज। अब ये प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड बताया हुआ है कि जो ये सेलर है, जो बेसिकली प्रॉपर्टी बेच रहा है बंदा, सेलर है, ये प्रॉपर्टी का ओनर कैसे बना, ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने अपने फादर से एक्वायर की थी, बाय इसके फादर डिसीज, डेथ हो गई थी, तो बाय वे ऑफ विल इसको ने एक्वायर की। सेल डीड नंबर, जो जिस सेल डीड के साथ इसके फादर ओनर बने थे वो सेल डीड का नंबर ये है और वो यहाँ रजिस्टर्ड है, मतलब प्रॉपर उसकी पुरानी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। तो आगे उनके लीगल हायर्स बताए हुए हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके ये लीगल हायर्स थे उसके फादर के। तो अब ये लिखा है कि सेलर ने अपने प्रॉपर्टी को इतनी कंसिडरेशन में, इतने रुपए के बदले में बेचने का डिसीजन किया है। तो आगे इनकी आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है बायर एंड सेलर की, कि किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी। और यहाँ पे यूजुअली क्या है कि जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस मेंशन्ड है तो यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि ये कितने बाय कितने की प्रॉपर्टी है, मतलब इसका लेंथ और विड्थ कितनी है प्रॉपर्टी की एक्चुअल में साइट पे, तो वो भी वहां पे लिखा रहता है कई रजिस्ट्रीज में। तो उसके बाद ये इंटरनल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं परचेजर और सेलर के बीच में।
तो अब ये देखिए डायरेक्शंस लिखी हुई हैं प्रॉपर्टी की। अब उन्होंने बताया कि इस प्रॉपर्टी के नॉर्थ साइड, रजिस्ट्री में लिखा है कि प्रॉपर्टी की नॉर्थ साइड पे क्या है, प्रॉपर्टी की साउथ साइड पे क्या है, प्रॉपर्टी की ईस्ट साइड पे और प्रॉपर्टी की वेस्ट साइड पे क्या है। अब मान लो इसकी नॉर्थ साइड पे लिखा होगा कि नॉर्थ साइड पे यहाँ पे स्ट्रीट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो लिख दे कि स्ट्रीट है, ठीक है। और जो साउथ साइड पे लिख दे कि मिस्टर राम का घर है या हाउस नंबर 3 है साउथ साइड पे। सिमिलरली ईस्ट साइड या वेस्ट साइड पे ये चीजें फिलअप रहती हैं रजिस्ट्री के अंदर। तो जब क्या होएगा कि जब ये चीज हमको पता लग गई रजिस्ट्री में से, फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम अपना एक टेक्निकल टीम मेंबर होता है हर एक बैंक के अंदर। ये बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है और आउटसाइड वेंडर भी हो सकता है, ठीक है। कई बैंक इसको इंटरनली भी हायर करते हैं, जैसे हम जिस बैंक में मैं जॉब कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में, उसमें ये इंटरनल एम्प्लॉय भी है और वेंडर भी वांटेड है दोनों। आईसीआईसीआई बैंक में भी सिमिलर है। तो ये वेंडर, फॉर एग्जांपल वेंडर लगा लो, इसको हम वैल्यूअर बोलते हैं। वैल्यूअर जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन एंड आइडेंटिफिकेशन करने जाता है, जो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू भी असेस करता है प्रॉपर्टी की। तो वो क्या करता है, वो ये रजिस्ट्री की कॉपी लेके जाता है, वहां पे, और वहां पे जाके इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री के साथ कंपेयर करता है, फिजिकल साइट पे जाके रजिस्ट्री के साथ कंपेयर करता है और ये चेक करता है कि वाकई में जो ये रजिस्ट्री है इसी प्रॉपर्टी की है। मतलब वो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है। इसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है, टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है वैल्यूअर बनने का। ऐसे हर एक बंदा वैल्यूअर या टेक्निकल टीम मैनेजर नहीं बन सकता। तो वहां पे जाके ये प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करता है रजिस्ट्री के साथ, ठीक है जी। जब रजिस्ट्री के साथ वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, फिर ये अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट। बैंक को वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसमें ये 2 पॉइंट्स कवर करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। अब मैं आपको एक सैंपल वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखाता हूं, जिसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की रिपोर्ट बना के देते हैं वैल्यूअर। तो ये आपके सामने एक सैंपल वैल्यूएशन रिपोर्ट है वैल्यूअर की। तो इसके अंदर देखिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी लोकेटेड एट दिस एड्रेस। उसने बताया कि ये एड्रेस है और ये प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। तो ओनर का नाम उसने आइडेंटिफाई करके हमें बता दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में, वो कह रहा है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कि कौन है प्रॉपर्टी का एप्लीकेंट, कौन है प्रॉपर्टी का ओनर। ये भी हमारे लिए जरूरी है एड्रेस करना कि कौन है प्रॉपर्टी का ओनर। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग अप्रेज्ड, कि जिस प्रॉपर्टी का मैं अप्रेजल कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी का एड्रेस कहां पे है, ये उसने एड्रेस बता दिया, ठीक है। अब लिखा है कि एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग अप्रेज्ड एज पर डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर्टी की सेल डीड या रजिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि जो मैं मौके पे देख के आया उस पे तो ये एड्रेस है, अब जो रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है वो ये एड्रेस है। तो साथ में अगर दोनों कंपेयर कर लो, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये उसी प्रॉपर्टी के पास जाके आया, ठीक है। तो आगे इसने और डिटेल दे दी कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो ये एड्रेस था, वो यूजुअली इसका और इसका एड्रेस सिमिलर ही होना चाहिए। डेट ऑफ अप्रेजल ये बहुत जरूरी है, कहता मैं किस दिन असेसमेंट करने गया। ये वैल्यूअर के लिए भी जरूरी है या बैंक के लिए भी जरूरी है। कल को बाद में प्रॉपर्टी का कुछ चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वैल्यूअर तो बोलेगा ना कि मैंने तो भाई 28 जुलाई को वेरिफिकेशन की थी, जो भी चेंजेस हैं उसके बाद हुए हैं। तो पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, फेयर मार्केट वैल्यू असेसमेंट, ठीक है जी। अब उसने प्रॉपर्टी की डिटेल्स बतानी शुरू की कि प्रॉपर्टी क्या डिटेल्स है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कहता है कि एक अपार्टमेंट है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अपार्टमेंट है, लोकेशन कहाँ पे है कि ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी है और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो नेबरहुड है उसका मिडिल क्लास है। ऑक्यूपेशन स्टेटस मतलब प्रॉपर्टी मौके पे खाली पड़ी है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे जैसे लोन टू वैल्यू रेशो, जैसे अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या रेंट पे प्रॉपर्टी दी हो या कुछ हो, उसके अकॉर्डिंग रिस्क फैक्टर चेंज हो जाते हैं प्रॉपर्टी के। तो वैल्यूअर हमको आइडेंटिफाई करके दे देता है कि भाई ये वेकेंट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या है, ठीक है। ऑक्युपाइड बाय कहता किसी ने ऑक्युपाई नहीं की हुई क्योंकि वेकेंट है, नहीं तो ये बता देता कि किसने ऑक्युपाई की है। रिलेशनशिप ऑफ द ऑक्युपेंट, अगर वो ऑक्युपेंट ओनर होगा तो वो लिखेगा ओनर, अगर वो किराएदार होगा तो वो लिखेगा रेंटेड, ठीक है। प्रॉपर्टी यूजेज, तो ये वैसे तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो ये क्योंकि अभी तो वेकेंट है तो इसलिए कुछ लिखा नहीं कि प्रॉपर्टी किस लिए यूज हो रही है। कई बार वेकेंट प्रॉपर्टी में बंदे ने अपना कोई कोचिंग सेंटर खोला होता है, कोई कमर्शियल अपार्ट खोला होता है काम, तो ये यूजेज बता देता है कि प्रॉपर्टी किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ क्या लगता है कि हॉस्पिटल कितनी दूर है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, बस स्टॉप कितने किलोमीटर दूर है, प्रॉपर्टी की प्रॉपर चीजें बता दी। अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मतलब जो रजिस्ट्री की डिटेल्स बता दी इसने,
सैंक्शन प्लान्स मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नक्शा पास होता है प्रॉपर्टी का, सैंक्शन प्लान्स की उसमें उस तरह का कुछ ऑफर्ड है या नहीं है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब कि प्रॉपर्टी में कितने ग्राउंड फ्लोर है या कितनी स्टोरेड बिल्डिंग है उसकी डिटेल बता रहा है। कोई नियरेस्ट लैंडमार्क मतलब कोई कंट्री क्लब है उसके आसपास या आपके घर के पास कोई मंदिर होगा या कोई अच्छा लैंडमार्क होगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी के नियर पहुंचा जा सके, ये बता रहा है। आप ये सोचिए ये सारी चीजें प्रॉपर्टी के नियर, जितना ये प्रॉपर्टी की डिटेलिंग कर रहा है उतना हम प्रॉपर्टी के पास जा रहे हैं, उतना हम प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन के पास जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग की, ये अपार्टमेंट है तो बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं। अगर ये सिंपल आपकी घर की प्रॉपर्टी हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, तो बता देगा कि बेसमेंट बना हुआ है जी, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है, तो लोकेटेड की भी इस बेसमेंट में थर्ड फ्लोर पे लोकेटेड है जी प्रॉपर्टी। थर्ड फ्लोर में क्या क्या है, 2 बेडरूम है, 1 किचन है, तो डाइनिंग हॉल है, तो इस तरह से। तो कितना एरिया है, 1420 स्क्वायर फीट एरिया है। ये कब कंप्लीट हुई थी प्रॉपर्टी, 2009 में। एज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये टेक्निकल पार्ट है उसका बंदे का कि उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी की कितनी उम्र हो चुकी है और ये कितनी उम्र इसकी प्रॉपर्टी की बाकी है। अब मान लो इसमें लिख दे कि ये फ्यूचर लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी की इतनी घिसी पिटी प्रॉपर्टी है, इतनी टूटी फुटी प्रॉपर्टी है कि इसकी लास्ट आगे 2 साल में तो ये प्रॉपर्टी खत्म ही हो जाएगी। तो आप खुद बताइए कि अगर आप किसी बंदे को 5 साल का लोन दे रहे हैं तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी को रखेंगे जो इसकी एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ ही 2 साल की हो। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो प्रॉपर्टी की फिनिशिंग किस तरह से है कि उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी में क्या क्या किया हुआ है, टाइल्स बनाई हुई है, वुडन वर्क किस क्वालिटी का है, तो वो सारा बताता है। फिनिश किस तरह का है, मेंटेनेंस किस तरह की है, गुड है बैड है मेंटेनेंस। अब ये देखिए बाउंड्रीज आ गई। पहले तो उसने लिख दी एज पर डॉक्यूमेंट क्या बाउंड्रीज है। एज पर डॉक्यूमेंट साउथ साइड पे क्या है, वेस्ट साइड पे क्या है, नॉर्थ साइड पे क्या है, ईस्ट साइड पे क्या है। डॉक्यूमेंट मींस रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है। अब कहता मैं एक्चुअल में क्या देख के आया वहां पे कि एक्चुअल में नॉर्थ साइड पे जो डॉक्यूमेंट में लिखा है और जो रजिस्ट्री में एक्चुअल में है, तो वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बाउंड्रीज आपकी मैच होनी चाहिए एज पर डॉक्यूमेंट एंड एज पर साइट। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी की आगे की डिटेल्स पे आ गया कि प्रॉपर्टी का कितने स्क्वायर फीट एरिया है, उसमें से बिल्टअप एरिया कितना है। परमिजिबल एरिया मीन्स कि उसकी कॉर्पोरेशन ने या उसके वहां पे लोकल बायलॉज में के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कितना परमिजिबल एरिया बिल्टअप है। अगर मान लो उसने 1500 स्क्वायर फीट बनाया हुआ वहां पे एरिया, बट गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे तो आप 1400 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, तो फिर वो वैल्यूएशन जो है अपनी 1400 के अकॉर्डिंग लेगा, विच एवर इज लेस, जितना परमिजिबल है। क्योंकि फिर जो 100 स्क्वायर फीट एक्सेस है वो तो फिर अननेसेसरली बिल्टअप है ना, इलीगली बिल्टअप है, तो उसकी वो वैल्यूएशन नहीं देगा हमें। करंट मार्केट, ये देखिए ये अब फेयर मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट आ गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, आप मार्केट की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर रहे हैं। करंट मार्केट लैंड रेट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि कितना लैंड रेट है इस प्रॉपर्टी का, लैंड एरिया इनटू लैंड रेट। तो कहता है इतना एरिया लैंड एरिया का रेट वहां पे चल रहा है और मैंने इतना रेट उठाया है अडॉप्टेड कि मेरे अकॉर्डिंग इतना रेट लेना चाहिए प्रॉपर्टी का, तो इस तरह से इतनी उसकी लैंड वैल्यू बनती है। तो ये हो जाएगी लैंड एरिया इनटू एप्लीकेबल रेट ऑफ लैंड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैंड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का रेट है, क्योंकि वहां पे उसने देखा कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करी हुई है, तो उस तरह से वो कंस्ट्रक्शन का रेट भी बनाएगा कि अगर वो कह रहा है कि 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इनका, तो परमिजिबल एरिया जो कि जी विच एवर इज लेस, एक्चुअल बिल्टअप और परमिजिबल बिल्टअप विच एवर इज लेस, उसको वो उसके कंस्ट्रक्शन जो पर स्क्वायर फीट जो उसकी अपनी जजमेंट है कि 1000 रुपए लगाना कि 1200, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसकी अपनी जजमेंट है। वो क्वालिटी के हिसाब से रेट देगा कि कितने 1000 पर स्क्वायर फीट रेट देना है, तो वो लगा देगा। तो लैंड वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन वैल्यू, ये आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी। अब जो लैंड वैल्यू, अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू की कंसिडरेशन है वो तो वैल्यूअर की जजमेंट है कि वहां पे उसने किस तरह की क्वालिटी का काम देखा कंस्ट्रक्शन का, तो उसके हिसाब से वो पर स्क्वायर फीट एक रेट लगाएगा। अब जो लैंड रेट उसने आइडेंटिफाई करना है, तो लैंड रेट तो भाई साहब उस चीज से आएगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा आसपास के अपने उसके प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाके कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी के आसपास जो प्रॉपर्टीज हैं, कभी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कभी कोई प्रॉपर्टी बिकी है, और बिकी है तो कितने रेट पे बिकी है, आसपास की लोकेलिटीज से कंफर्म करेगा कि भाई इन प्रॉपर्टीज का क्या रेट चल रहा है। तो जब 3-4 जगह से वो कंफर्म बैक कर लेगा कि इन प्रॉपर्टीज का इतने के अराउंड रेट चल रहा है, तो उनकी सबकी वो एवरेज निकालेगा। मान लो एक बंदे ने उसको बता दिया कि भाई यहाँ पे तो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है, एक बंदे ने बता दिया 12,000 रुपए रेट है, एक बंदे ने बता दिया 9,000 रेट है, तो वो एक उन सबकी तीनों की एक सिंपल एवरेज निकाल के एक रेट हमको दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूएशन कर लेंगे। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी प्रॉपर्टी के अंदर। तो उसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी के अंदर रिमार्क्स देगा कि भाई ये प्रॉपर्टी के अंदर मेरे क्या रिमार्क्स हैं। स्पेशली अगर वो उसको कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत नजर आ रही होगी, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर कोई दिक्कत होगी तो वो अपनी दिक्कत को आइडेंटिफाई करेगा।
तो बस फिर उसके बाद वो अपने डिस्क्लेमर देगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो बैंक अपने आप आइडेंटिफाई करे कुछ चीजें, और इसके बाद अपनी प्रॉपर्टी की जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो फोटोग्राफ्स प्रॉपर्टी की साथ में शेयर कर देगा। तो इस तरह से वैल्यूअर अपना टेक्निकल पार्ट कंप्लीट करेगा प्रॉपर्टी के अंदर। तो बेसिकली इसमें समझने वाली चीज तो यही थी हमारे लिए कि भाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन क्या चीज होती है, कि आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, कि जो प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन है वो प्राइमरली रजिस्ट्री से ही होनी चाहिए, रजिस्ट्री से ही होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्री से प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है, जो अच्छे एरियाज की, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की या गवर्नमेंट डेवलप्ड एरियाज होते हैं, वहां पे तो प्रॉपर रजिस्ट्री में प्रॉपर एड्रेस मेंशन होता है। पर जब आप पुराने एरियाज में चले जाते हैं ना, तो जो पुराने लोगों की रजिस्ट्रीज बनी होती है वहां पे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री में प्रॉपर एड्रेस ही नहीं मेंशन होता। तो उस समय हमें और कई तरीकों की हेल्प लेनी पड़ती है प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे हम वहाँ की लोकल अथॉरिटीज से कोई डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, या क्लाइंट से बोल सकते हैं कि अपना प्रॉपर्टी का नक्शा पास कराओ। जो प्रॉपर्टी का नक्शा या अप्रूव्ड मैप पास होता है उसमें प्रॉपर्टी का प्रॉपर वे बताया होता है कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे डायरेक्शन में जाती है। और जो पंजाब है, जैसे पंजाब में तो हम पटवारी, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जैसे, उनसे पटवारी मौका रिपोर्ट, पटवारी फिजिकली साइट पे जाके प्रॉपर्टी का एक नक्शा बना के दे देता है। वो उसके कुछ चार्जेस, ऑफिशियल चार्जेस लगते हैं, तो उस वो बनवा के हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन करने के काफी तरीके हैं। अब ये आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है चीज। बैंकिंग लाइफ को तो चलो हमने समझ लिया, अब आप पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, कि प्रॉपर्टी आपकी रजिस्ट्री में, आपकी प्रॉपर्टी में ये एड्रेस जो है वो प्रॉपरली मेंशन्ड है या नहीं है, प्रॉपरली मेंशन्ड है या नहीं है, डायमेंशंस मेंशन्ड है या नहीं है, डायरेक्शंस मेंशन्ड है या नहीं है। अगर नहीं मेंशन्ड है तो जो न्यू रजिस्ट्री आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, न्यू रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनमें ये सब चीजें प्रॉपरली लिखवाइए, ताकि कल को आपको बैंक से लोन लेते वक्त भी इन चीजों की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। और साथ में आप भी सेफ गार्ड रहेंगे कि आप भी जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो वही प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं जो उस बंदे ने आपको दिखाई है। कल को ये धोखा आपके साथ भी तो हो ही सकता है ना, कि जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में है नहीं, जिसकी आपके साथ रजिस्ट्री करवाई जा रही है। तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट वही याद रखिए जो इसके मैंने स्टार्टिंग की थी, कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसका जैसे एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड होता है, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका हमेशा उनका एड्रेस प्रूफ उनकी रजिस्ट्री ही होता है। उनकी रजिस्ट्री को अगर आप आंखें बंद कर लें और सिर्फ रजिस्ट्री को पकड़ के चले तो आप प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएं, वही सही रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी की। तो ये हमारा बेसिकली टेक्निकल पार्ट है। ये टेक्निकल पार्ट मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, बेसिकली ब्रीफ में इसलिए बताया क्योंकि ज्यादातर वर्किंग कैपिटल में टेक्निकल पार्ट के लिए आरएम्स एंड एक अलग टेक्निकल टीम होती है बैंक में, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरली। क्रेडिट मैनेजर को इस चीज के बारे में इतना ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, बट फिर भी आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था टेक्निकल पार्ट के अलावा जो लीगल पार्ट है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।